दिल लगता है अब मजीद इस मुल्क में? और ऑनेस्टली बता दूं, उम्मीद चैनल है, स्टेट ओन चैनल है और मैं प्रोग्राम करती हूँ कुपितान के खिलाफ, तो निकालना तो था ही। विकिपीडिया कहता है कि पेशावर से आपका ताल्लुक है, तो क्या ये सच है? नहीं, मैं भी बहुत डरती हूँ उनसे और मैं भी बहुत छुप छुप के ही बोलती हूँ। जो अपने मुंह से ये दुआ मांगती है कि अल्लाह करे मेरी बेटी को मेरे मियाँ जैसा मियाँ मिले, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मेरे लिए ये शोज बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि मैंने ना इतना ढेर सारा काम नहीं किया है, ठीक है जी। मैंने चंद एक ड्रामास किए हैं, मैंने पीटीवी का दौर अब वाला देखा है 5-6 सालों में। मैंने पाकिस्तान टेलीविजन का वो सुनहरा दौर नहीं देखा है जो आपने देखा है, यू नो। नहीं, अनफॉर्चुनेटली बेटा, मैंने भी वो सुनहरी दौर नहीं देखा, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने प्राइवेट चैनल ज्वाइन किया था। उस जमाने में एनटीएम आया था, एक प्राइवेट पहला एसटीएन फिर वो एनटीएम हो गया था, तो मैंने भी उसी से स्टार्ट किया था। तो अनफॉर्चुनेटली पीटीवी का वो सुनहरा दौर हमारी जनरेशन ने भी नहीं देखा, जो समीना वगैरह ने देखा है, या उन्होंने जो अपनी सबा हमीद ने देखा है या रुबीना अशरफ ने देखा है, वो मैंने भी नहीं देखा। लेकिन आप लोगों ने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं देखा ना। लेकिन बहुत लोग डरते हैं, लोग बहुत डरते हैं कि कहीं ये हमें नुकसान ना दे। लेकिन मैंने देखा है आप जिस तरह कह जाती हैं, जिस खूबसूरती के साथ कह जाती हैं, हर किसी की बस की बात नहीं। नहीं, मैं भी बहुत डरती हूँ उनसे और मैं भी बहुत छुप के ही बोलती हूँ। अच्छा, मैं नहीं जानती आपका बचपन कहाँ गुजरा, लेकिन विकिपीडिया कहता है कि पेशावर से आपका ताल्लुक है, तो क्या ये सच है? नहीं, मैं काली जाई, मेरा कहाँ पेशावर से ताल्लुक हो जाना। मैं पक्की पंजाब से हूँ। मेरी सिंगल मदर थी, मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी हुई थी जब मुझे होश आया, so I don't remember my father at all. So मेरी माँ ने मुझे पाला था और मेरी माँ जरा पढ़ी लिखी औरत थी, इस लिहाज से उन्होंने मुझे फ्रीडम भी दी, पढ़ाया भी, वो करने भी दिया जो मेरा करना मैं चाहती थी। So I guess लोग बहुत सारे मुझे नुकसानात हुए होंगे बाप ना होने की वजह से, लेकिन एक फायदा ये हुआ कि एक औरत ने मुझे पाला, एक औरत ने मेरे पे ट्रस्ट किया और उस औरत को मेरी कैपेबिलिटी पता थी कि इस फील्ड में जाके हर कोई खराब नहीं हो जाता या कोई टीका नहीं लग जाता। आपकी जो आपके रूट्स में डाला जाता है, आपकी तरबियत में डाला जाता है, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, वही हर जगह निकल के आती है। अच्छा, बात हो रही है आपकी 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 वालिदा की बात हो रही है, आपकी अम्मी जान की बात हो रही है, तो बचपन की आई एम श्योर बहुत सारी बातें होंगी। कोई ऐसी लाउड बात जो आज भी जब इफ़त याद करें तो वो एक मेमोरी बहुत लाउड हो, कोई है ऐसी? यार बहुत सारी है। मेरी वालिदा के इंतकाल को 2 साल हो चुके हैं। मैं अब तो यादें ही यादें रह गई हैं। हम बचपन में बड़े गरीब होते, हम रहा भी करते थे लिबर्टी मार्केट में, हमारा अपार्टमेंट होता था, तो जो भी वहाँ आता था ना जानने वाला, तो ऊपर हमें मिलने आ जाया करता था। तो जो भी आता था तो उसको कुछ पिलाना पड़ता था। तो मैं छोटी सी होती थी, मुझे भेजा जाता था कि जाके पेप्सी ले आओ, ये ले आओ। तो फिर एक दिन अम्मी ने मुझे कहा, बेटा अब मैं तुम्हें भेजूंगी ना तो तुमने लेके नहीं आनी, बस तुमने गायब हो जाना है। पैसे ही नहीं होते थे हमारे पास। तो जब अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा जाओ जो लेके आओ, कुछ पीने के लिए लेके आओ, तो मैंने कहा अम्मी सच्ची मुच्ची के एमी सबके सामने Okay, and tell me something about your अम्मा। क्या मेरी अम्मी ने सारी जिंदगी जॉब की। मैं छोटी सी थी तब से वो जाती थी, मुझे हमारे अपार्टमेंट को बाहर से वो लॉक करके जाती होती थी। बड़ी उन्होंने मेहनत की है, लेकिन बहुत अपने टर्म्स और कंडीशंस पे उन्होंने जिंदगी गुजारी। She was a very strong woman। और जितने भी मैं आज जो भी हूँ मैं उनका रिफ्लेक्शन हूँ। उन्हें पढ़ने का शौक था, मैंने पढ़ाई शुरू की। उन्हें शायरी का शौक था, मेरे में थोड़ी सी शायरी का वो आया। उनके अंदर बहुत डिग्निटी थी कि किसी से मांग के कुछ नहीं खाना, खुद करना है। मेरे में ये डिग्निटी आई उनकी वजह से। अच्छी या बुरी जो भी हूँ, मैं अपनी माँ की वजह से। ये कितनी खूबसूरत बात है। अच्छा, एक चीज जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लोग ये जानते हैं कि इफ़त आज कहाँ खड़ी है, लेकिन ये जो एक जर्नी है, क्या ये आसान था जहाँ आप आज हैं, या बहुत मुश्किलात थी? नहीं, मेरा बहुत आसान था। मुझे देखो, बचपन में तो आपको पता ही नहीं होता कि आप गरीब हो कि आप अमीर हो। आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो, जो मिल रहा है खा रहे हो। अच्छे स्कूल में उन्होंने मुझे डाल दिया हुआ था। फिर उनका भी प्रोग्रेस होता रहा, फिर मेरा भी प्रोग्रेस होता रहा। आई वॉज ओनली
14 जब मैंने पहला अपना शूट किया था, तो 14 साल की उम्र से मैं कमा रही हूँ, आई वाज इंडिपेंडेंट, तो मुझे मेरी जिंदगी बहुत अच्छी रही है। इट हैज बीन काइंड टू मी। Which school were you in? I went to SNA Foundation. Then I went to Lahore College. I did my FA from there in Fine Arts. Then I joined Punjab University and I did my MFA, Masters in Fine Arts from Punjab. अच्छा, ये बड़ा एक ऑब्वियस क्वेश्चन है कि हम जब बात करते हैं कि हमने फाइनेंस करना है तो हम सोचते हैं हमने एनसीए जाना है, तो क्या इफ़त ने कभी सोचा नहीं, मैं एनसीए गई थी, मैं ड्राइंग टेस्ट में पास हो गई थी, लेकिन मैं इंटरव्यू से ना निकल सकी और पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा हो गया हुआ था, तो फिर आई डिडंट वेस्ट अनदर ईयर, आई वेंट देयर। आप यकीन करें कि जब मैं स्कूल में थी, आई वाज अ वेरी गुड डांसर, तो सारों को पता था कि बड़ा अच्छा डांस करती है, बड़ा अच्छा डांस करती है, तो मुझे वो बात ऑफिस तक पहुंच गई, तो वो जो स्कूल डे होता है उस पे मुझे ले गए कि आप इस पे इफ़त करेगी, करके दिखाओ। इफ़त तो वहाँ फ्रीज हो गई, मेरे से हुआ ही नहीं। और कोई सोच सकता है कि बाद में मैं जाके एक मॉडल भी बन जाऊंगी, एक एक्टर भी बन जाऊंगी, तो ये मोमेंट्स होते हैं, कहीं आप निकल जाते हो, कहीं आप नहीं निकल सकते। सो दिस इज हाउ द लाइफ। अच्छा, इफ़त के जो दोस्त हैं, क्या वो बचपन के हैं जो आज भी साथ हैं, या वो इंडस्ट्री के दोस्त हैं? पक्के दोस्त जो हैं वो कौन है? या पक्के दोस्त मेरे जो पक्के दोस्त हैं वो अथर शिताज जो फोटोग्राफर्स हैं, और उमर सईद डिजाइनर, और फसी और रहमान क्लासिकल डांसर। ये तीनों मेरे बेस्ट 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 जडी फ्रेंड्स हैं। उसके अलावा मेरी फील्ड में बहुत दोस्ती हैं। मेरी सबा हमीद इज माय लाइक अ मेंटोर, अ टीचर, अ बेस्ट फ्रेंड। उसके अलावा मेरी अंजलीन से बहुत दोस्ती है, मेरी समीना अहमद से बहुत दोस्ती है। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन जो मेरे करीब लोग हैं वो यही। अच्छा, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे, यूथ देखती है आपको। अभी एक क्राइसिस का दौर है, एंड जैसे आपने पहले कहा कि यू हैव गॉन थ्रू, जब आप बचपन में थी तो एक आपने खुद कहा कि हम एक गरीब टाइम, यानी एक गुर्बत देखी है बेसिकली। तो ये गरीब से जो अमीरी का जो सफर था, ये जो भी कंफर्टेबल ना हो, आई वाज वेरी हैप्पी इवन देन यार, आई वाज वेरी हैप्पी। जब आपने शुरू किया तब माना कि पीटीवी का वो सुनहरा नहीं था, लेकिन फिर भी टाइम हो गया ना, तब जो एक्टर था और आज का जो एक्टर है, क्या पहला वाला एक्टर, क्योंकि ये कहा जाता है कि शायद जो 1990s का दौर था, शायद उसमें एक एक्टर अपने आप को एक्टर समझता था और आज का एक्टर अपने आप को स्टार समझता है। क्या ये सच है या ये बड़ा सब्जेक्टिव है? आपका एक्टर एक्चुअली स्टार बनना शुरू हो गया है, और ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सारी दुनिया में स्टार्स होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे जमाने में स्टार्स नहीं बनते थे, जो कि हमारा नुकसान था। अब ये स्टार्स बन रहे हैं तो इनका फायदा है, तो इसमें बुराई क्या है? यानी क्राफ्ट, लोग अक्सर ये कहते हैं कि शायद अब लोग पीआर पे ज्यादा काम करते हैं और क्राफ्ट पे कम करते हैं। आप क्या समझती हैं, क्या ये सच है? बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब उनको उनके काम का फायदा हो रहा है फाइनली, तो व्हाई नॉट? दुनिया में होता है तो यहाँ क्यों ना हो? एंड आई डोंट थिंक सो, दे आर वेरी गुड एक्टर्स, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी वेरी गुड। इफ़त, हमें आपकी why don't I get, because I have seen all of your paintings, आपकी मैं न्यूज़ पे देखती रहती हूँ, हमेशा फॉलो करती हूँ, तो why don't you have your solo show in Pakistan? हाँ, अभी तो मैं एमेच्योर हूँ, मैं इतनी अच्छी पेंटर थोड़ी हूँ कि मैं अपना शो ही कर लूँ, अभी तो मैं फ्रेंड्स को दे देती हूँ। ये क्या बात है? नो इफ़त, प्लीज डू इट। आप यकीन कीजिए, आप करके देखें, आप करके देखें, ये बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग अच्छा, मैं बिकॉज आई हैव स्टडीड फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, तो मुझे ऐसा लगता है शायद कि हम लोग जो है ना कहीं ये सोचते हैं कि यार नहीं, काम शायद ना अभी इमेच्योर है, तो अंदर ही अपने पास ही रखो। तो हमारे जो ये कुदूस मिर्जा साहब हो गए, या आर.एम. नईम साहब हो गए, या इमरान कुरैशी, तो ये कहते हैं कि करो, यू नो, शो इट टू द वर्ल्ड। हाय, मेरी तो हिम्मत नहीं होती ये आपने करना है, योर वर्क इज सो गुड, माशाल्लाह। ओके, मैं करूंगी। एक सवाल है हमारे दोस्तों की तरफ से, वो ये, हम सबकी बचपन की एक डार्क मेमोरी होती है, एक होती है ब्राइट। सो वो बात तो हमने अभी कर ली है, लेकिन अभी की अगर हम बात करें, जहां आज इफ़त है, तो अभी अगर हम पूछें कि इफ़त की डार्क साइड कोई है? अभी सबकी जिंदगी में होती है, मेरे भी हुई होगी।
हाँ, नहीं ये डार्क हकीकत साइड है दिलों बिकॉज के मामले में ही होती है, वो डार्क साइड तो तक भी नहीं कोई ऐसी डार्क साइड है जो हम सुन सके। नहीं, मेरी पर्सनालिटी की कोई डार्क साइड हाँ, हर एक में होती है ना, कोई बिहेवियर इश्यूज होते हैं, हमारे अंदर डेमन्स होते हैं, कुछ ना कुछ तो। एंड आई थिंक एक आर्टिस्ट के अंदर तो डेफिनेटली होता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझसे एक तो जहालत नहीं बर्दाश्त होती, मुझसे नहीं होती, और मैं जहालत के मामले में पहले बहुत बहस करती थी और बहुत ये करती थी, अब मैं खामोश हो जाती हूँ। और मेरे से जाहिल लोगों की कंपनी में अब बैठा नहीं जाता, पहले मैं बर्दाश्त कर लेती थी। और जहालत से मेरी ये मुराद बिल्कुल नहीं है कि उनको अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी तो मेरी अपनी बहुत बुरी है, लेकिन जहालत से मेरी ये मिसाल है कि आप जिस बात पे बात कर रहे हो उससे लॉजिक पे मेरे से बात करो, आप रिसर्च पे मेरे से बात करो। आप सिर्फ इसलिए कि आप ये समझते हो तो ये ठीक होगा, यूं नहीं होता है। जो कि मुझे सही लगती होंगी लेकिन होती नहीं है, तो आपको रिसर्च करके उसकी बैकग्राउंड में जाके बहस करनी होती है। तो ये नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को, बेटा ये भी बताओ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी पर्सनालिटी को बहुत चेंज भी किया है। पहले मैं अपने दोस्तों के मामले में बहुत पॉजेसिव हो जाती थी, मैं स्पेस थी नहीं, लेकिन दोस्त भाग जाते हैं फिर इस तरह। हाँ, तो मैंने अपने आप को चेंज किया कि अगर मुझे किसी से मोहब्बत है और मैं उनके बगैर नहीं रह सकती तो ये उनका कसूर नहीं है, ठीक है, उनको जितनी है वो तो मुझे उतनी करेंगी, तो प्रॉब्लम तो मेरे साथ है ना कि मुझे बहुत मोहब्बत है, तो अपनी मोहब्बत को हैंडल करो। और वो कौन सी ऐसी ब्राइटर साइड है इफ़त की जो वो जानती है कि दैट इज समथिंग व्हिच शी ओज और वो किसी और के पास नहीं? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता किसी और के पास ना हो, लेकिन मेरे पास एक अच्छी आदत ये है कि मैं दिल से माफ कर देती हूँ। मैं माफ, इतनी बड़ी बात। हाँ, दिल से, इट्स नॉट दैट ऊपर से, मैं दिल से माफ करती हूँ। इफ़त ड्रामास किए हैं, शोज किए हैं, अवार्ड्स भी मिले हैं, वो कौन सा ऐसा ड्रामा है जो दिल से बहुत करीब है? या मेरे दिल से करीब है, मैंने बीगुल का एक प्ले किया था, पहचान। यस, ठीक है, वो मेरे दिल से बहुत करीब प्ले है। उसके अलावा बहुत सारे प्लेज, एक मैंने किया था बानो को पहचानो, जो कि अब यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो भी नहीं है। और रिसेंटली आंगन एक मैंने किया था, which is also very great success। हाँ, 3 स्टेज है जो मुझे बहुत पसंद है अपने। कौन सा टॉक शो है इफ़त का जो उनके दिल से बहुत करीब, उनका अपना? आई एम रियली एंजॉयिंग, अभी जो मैं ये दोनों कर रही हूँ ना, सेज ऑल पे देखो तुम्हें, क्योंकि उम्र के अब उस हिस्से में मैं पहुंच चुकी हूँ कि जहाँ मुझे अब कोई बात करते हुए डर नहीं लगता, या मुझे ये नहीं कि हाय मुझे काम नहीं मिलेगा, हाय ये नहीं होगा, इसलिए आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ सेइंग द ट्रूथ, सो आई एम एंजॉयिंग दिस लिबर्टी नाउ। I mean, this is the independence I got in so many years कि I can say whatever I feel, और मुझे ये डर नहीं, हाय अब मुझे अवार्ड फंक्शंस पे नहीं बुलाएंगे, हाय अब मुझे कास्ट नहीं करेंगे, नहीं करना भाई, ना करो, मैंने तो सच बोलना है। और सेकंड, मैं अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रही हूँ ना, जो सैटायर वाला करती हूँ, आई रियली एंजॉय दैट। That is something new I discovered about myself कि ओ आप सैटायर भी कर सकते हो। Who is producing that? ये तो एक राज है। नहीं, ये सुजाग वीडियोस एक चैनल है, सुजाग जी। ये ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट का है, और वो वाले ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट नहीं होते, वो झोला जर्नलिस्ट जो दुनिया की खिचड़ी करने निकले होते हैं, पैशनेट एंड एवरीथिंग, तो उनके साथ मिलके मैं ये कर रही हूँ। और लोगों को जो ये लग रहा है ना कि शायद मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत पैसे दे रही है और मैं ये कर रही हूँ, तो मैं सबको आज ये भी बताना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम मैं मुफ्त का करती हूँ, इट्स अ प्रोग्राम। अच्छा, इफ़त एक और चीज भी है, वो ये कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करती हैं। एक चीज जो ओवर द इयर्स मैंने देखी है, जब मैं स्कूल में थी, मैं कॉलेज में थी, तो ऐसी बातें हम ना सुनते थे ना होती थी, तो पता नहीं क्या जमाना था, डिफरेंट था वो। पर अब हर कोई आवाज रखता है, प्लेटफॉर्म भी है, कोई यूट्यूब पे बात करता है, कोई फेसबुक पे करता है, कोई इंस्टाग्राम पे करता है। आपको लगता है कि अगर हम ये बात करें कि फेमिनिज्म आज पाकिस्तान में कहाँ स्टैंड करता है, व्हाट डू यू थिंक, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू फेमिनिज्म? देखिए, आज आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं और आप मुझसे ये बात कर रही हैं, तो इसका मतलब है कहीं तो स्टैंड करता है। यस, कहीं तो मेरी आवाज पहुंची है कि आपने ये सवाल मुझसे किया है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपके जो इंटरव्यूज देखे, मैंने नहीं सुना आपको ये सवाल करते। हाँ, नहीं किया।
ठीक है ना, तो कोई बस देख ले, फिर बात निकल जाती है, यहाँ स्टैंड करते हैं। अच्छा, हम अगर अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें, आपको लगता है कोई भी अगर इशू है, कोई मसला है, आप आवाज उठाती हैं, मैं या कोई भी और, हम बहुत बात करते हैं फेसबुक पे, एक ट्रेंडिंग आई हुई होती है, डू यू थिंक पाकिस्तान में अब तक देखें तो क्या जस्टिस मिलता है किसी भी मसले के ऊपर जब इतनी ट्रोलिंग होती है? तो व्हाट इज योर होप इन दैट? देखो, ये सब कुछ बेटा ये नई चीजें हैं, ठीक है, इसको आप कह लो, देखो अब इंटरनेट आ गया, यूट्यूब, मतलब ये एक नया दुनिया है, आप नई दुनिया। रोक नहीं सकते किसी को। लोग जब बोलते हैं तो जो बात सही होती है ना बच्चे, वो बात एंड तक पहुंचती जरूर है। अभी हम मरहले में हैं, अभी हम इवॉल्व हो रहे हैं, पर मुझे यकीन है, मेरा यकीन है कि जो सही बात होगी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं सही, हो सकता है मैं गलत, तो जो भी सही बात है वो इवेंचुअली कभी ना कभी तो होगी ना। एक जमाना था ना कि गोरियां जो थी वो बेचारी घर से अपनी किताब नहीं लिख सकती थी, अभी मैंने जो उनका इंटरव्यू किया था कि वो नाम छुपा के अपनी किताब लिखा करती थी, तो वो चला है ना उस दौर से, तो हम भी निकल जाएंगे इस दौर से, इवॉल्व तो होना है, अब इस तरह तो दुनिया चलती नहीं रहेगी, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड। हाँ, पता नहीं मुझे क्यों मायूसी गुनाह होती है, लेकिन मैं जो अपने आसपास देखती हूँ, मुझे लगता है कि पता नहीं, हम बहुत बोलते हैं, होता कुछ नहीं है, तो मुझे अंदर दर्द होता है। देखो वो भी बहुत बोलते थे बाहर, ब्लैक किलिंग पे बहुत बोलते थे, पर टिपिंग पॉइंट आ गया ना, अब आ गया हो गया ना, लोग अपनी जानों की भी परवाह नहीं कर रहे और निकल रहे हैं, तो यहाँ भी आ जाएगा। जुल्म और गलत बात ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, उसका एक आपकी बात खत्म होना है। अच्छा, एक और चीज के ऊपर भी बात करना, ऑफ कोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ फेमिनिज्म, लेकिन हम दोनों इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारी चीजें सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्या आपको लगता है कि सही है हमेशा ये कहना कि जो फिल्म इंडस्ट्री है या ड्रामा इंडस्ट्री है या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसमें ही वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है? क्या ये एक स्टेटमेंट कह देना, क्या ये ठीक है? हाँ, ऑब्जेक्टिफाई तो किया जाता है, नहीं सिर्फ इसी इंडस्ट्री में, ये तो सब कॉन्टिनेंट की, हाँ सब कॉन्टिनेंट की इंडस्ट्री में ज्यादा किया जाता है, वहाँ थोड़ा कम हो गया, वहाँ लोग आवाज ज्यादा रेस करते हैं, लेकिन खत्म कहीं भी नहीं हुआ। और अभी तो ये भी बहस चल रही है कि ये खत्म होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या यही सही है, क्या यही गलत है। तो अभी इस बहस से सही नताइज निकलेंगे, लोग इस पे बात तो करना शुरू हो गए है ना, और ऑब्जेक्टिफाई तो होती ही है, मेरी नजर से तो बहुत ज्यादा होती है, शायद किसी की नजर से कम होती होगी, सो एक बैलेंस निकल आएगा कभी ना कभी। यू नो द बेस्ट पार्ट इज दैट women are realizing कि इट्स रॉन्ग। जब औरत खुद ये रियलाइज करेगी कि ये गलत है, या हम खुद ये रियलाइज करेंगे कि दुनिया में कितनी भी बड़ी कोई बात हो जाए, आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, आपका ये राइट नहीं है कि आप फिजिकली हाथ उठा सके। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज करके इंसान इसको अपने अंदर डालेगा। मुझे होप है कि हम, जैसे मेरी बेटी जो है माशाल्लाह, शी इज गोइंग टू बी 20 इन अगस्त, और मुझे लगता है इनकी जनरेशन जो है ये बेहतर जनरेशन होगी, दे विल बी बेटर किड्स। बहुत सारे लोग जो अभी देख रहे हैं, मैं उनको बताती चलूं कि हमें लगता है कि शायद जब दोनों मियाँ बीवी बहुत बिजी होते हैं, बड़े कामयाब होते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं कोई परवरिश में कोई कमी आती है उनके बच्चों में। पर इफ़त की जो बेटी है, शी इज स्टडीइंग इन स्टेट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इतने अच्छे से उनको रेस किया है कि हर कोई इतनी पॉजिटिव बात करता है इंडस्ट्री के अंदर, एंड आई एम अमेज्ड। तो इफ़त ये वक्त किसने निकाला था? इफ़त ने निकाला था या किसने निकाला बच्चों के लिए, दोनों में से? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं इतना जो अभी बोल रही हूँ, मैंने वो टाइम भी गुजारा है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने 3 साल के लिए बाहर निकलते हुए, बिकॉज मेरा हस्बैंड जब मुझे टेंशन मिलती थी तो थोड़ा घबरा जाता था कि मैं निकाब करके निकला करती थी, मैंने वो टाइम भी गुजारा है। मैंने अपनी बेटी के बाद काम भी नहीं बहुत अरसा किया, तकरीबन 10 साल मैंने काम नहीं किया, बहुत कम काम किया मैंने रेगुलर काम करना। और तीसरी मेरे साथ जिसे कहते हैं ब्लेसिंग थी कि मेरी वालदा मेरे साथ होती थी। शादी के बाद हाँ, मेरी अम्मी मेरे साथ ही रहती थी, मतलब मैं सिंगल मदर थी, और मेरे हस्बैंड से ये
कमिटमेंट थी और उनका प्रॉमिस था कि मैं जहाँ जाऊंगी अम्मी मेरे साथ जाएंगी। So, मैं 3 साल शुरू में अपने ससुराल रही थी, तब मेरी मदर जॉब भी कर रही थी, सो शी वाज इन हर हाउस। और जब हम मूव आउट हुए और हम अपना इंडिपेंडेंट हुए तो मेरी अम्मी मेरे पास आ गई थी। आई ब्रॉट हर विद मी। कितनी प्यारी बात मुझे है। बहुत फायदा हुआ। और एक ही मेरी बेटी थी, पहला मुझे खिलौना मिल गया था, तो मैं तो पागल हो गई थी ना सब कुछ उसको सिखाने के लिए, ये भी सीख लो वो भी सीख लो। छोटी सी थी, हर चीज सिखाती थी। अम्मी उसको अलग पढ़ाती थी। मेरा मियाँ भी बहुत लायक है माशाल्लाह, ही इज अ जीनियस। मैथ्स वो पढ़ाता रहता था, तो माशाल्लाह उसको ये हो गया कि नाउ शी इज एन आईवी लीग, शी इज गोइंग टू कॉर्नेल। सो हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, आगे अब उसका काम। इफ़त ये शादी कैसी हुई थी? ये हाउ, बिकॉज़ मैंने आपकी वीडियोस देखी है कुछ टाइम पहले, उनको उसको देखो ना आज भी तो लगता है शायद कल हुई है शादी। आप लोग वैसे ही दिखते हैं माशाल्लाह। और हाउ, व्हाट इज द स्टोरी? स्टोरी ये थी कि जिंदगी में एक टाइम आता है, बड़ा मेरा दुखी टाइम गुजर रहा था, बहुत मेरा दिल टूटा हुआ था। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ऐसी कहा कि चलो कहीं, मेरा कोई फ्रेंड है उसने सीएसएस का अभी एग्जाम पास किया है, मैं अकेली नहीं जाना चाहती, शी वाज स्टेइंग विद मी, तो तुम भी मेरे साथ चलो, उसने तुम्हें भी बुलाया। और मैं बिल्कुल ही इन हालतों में बैठी हुई थी, तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मेरा तैयार होने को भी दिल नहीं कर रहा। खैर वो मुझे जबरदस्ती साथ ले गई। अच्छा मेरे पास गाड़ी थी, उसके पास गाड़ी नहीं थी, एंड शी वाज स्टेइंग विद मी, तो उसको ये था कि ये मुझे ले जाए और मतलब अब इकट्ठे हम चले जाए। तो हम जूक जाना था हमने, तो मैं जा रही हूँ तो रास्ते में ना एक कहती है यार ये तो उमर खड़ा है। उमर है मेरे हस्बैंड का नाम ना, उसके पास उस जमाने में ओपन जीप होती थी। तो हमने देखा कि हम सड़क के साइड पे थे, वो सड़क के उस साइड, उसे पुलिस वाले ने रोका हुआ था। तो जैसे ही उसने हमें देखा तो वो भाग के आया, तो उसने कहा जैसे लड़के आपस में कहते हैं कि ना यार गाली देके ये देखो उन्होंने मुझे रोक लिया है। तो मैंने तो यूं मुड़ के देखा कि ये लड़का कौन है जो गालियां दे रहा है औरतों के सामने। ओए होए बस फिर तो मैं तो उसको छोड़ के वापस घर चली गई। मैंने कहा मैंने नहीं इस बदतमीज आदमी के साथ खाना खाना, ही गालियां देता है लड़कियों के सामने। आगे जी मैं वापस आ गई, तो बाद में वो मुझे खैर बाद में पता चला, तो वहाँ तो मुसीबत बच गई, क्योंकि खाना तो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए दिया गया था। ओए होए फिर तो मैं वहाँ से उठ के अपनी एक और मेरी फ्रेंड है किरण, तायरा आंटी, तायरा सईद की बेटी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। मैंने कहा मैं किरण की तरफ जा रही हूँ, तो तुम जब फारिग हो जाओ तो वहीं ड्रॉप हो जाना। तो वहाँ तो मुसीबत मच गई, तो वो तो फिर फौरन वहाँ पे किरण के घर पहुंचे, एंड ही सेड आई एम रियली सॉरी, और मुझे मतलब मेरे मुंह से निकल गया और ये और वो। तो फिर अगले दिन से फोन आना शुरू हो गया, और बस फिर हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते। माशाल्लाह, you guys make a beautiful couple। दोनों मतलब दोनों ही अपनी जगह पे अल्लाह सलामत रखे आप दोनों को एक दूसरे पे, बिकॉज ये बड़ा, मैं कहती हूँ। अच्छा एक चीज और, कोविड-19 है, मुझे पता है हमारे शोज है, हमें निकलना पड़ता है, बट अदर देन दैट आई थिंक हम सब घर पे महदूद हो गए हैं। तो इफ़त ने, है ना, तो इफ़त ने क्या चीज सीखी है कि खुदा ने इफ़त को ये टाइम क्यों दिया? मुझे ये टाइम इसलिए दिया कि मैं अपने अंदर ढूंढूं कि मुझे कौन से मेरे ऐसे इश्यूज हैं जो कि अभी तक अनसॉल्व्ड है, कौन सा ऐसा काम है जो मुझे प्लेजर देता है, कौन से ऐसे दोस्त हैं जिनसे मेरा इस वक्त बात करने को दिल करता है। क्योंकि आप रोजाना की रूटीन में बहुत सारे लोगों को भूल जाते हो, उनको वो आपको याद नहीं आते, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता ना। आप शूट पे निकल गए, उधर से किसी ने खाने पे बुला दिया, आप खाने पे चले गए, रात को डिनर पे चले गए, आपको नहीं याद, आप आके सो गए। लेकिन आपके पास इतना टाइम है कि मैं सोचती हूँ कि मेरा इस टाइम में किससे बात करने को दिल करता है। तो खुदा की कसम वो बहुत चंद लोग हैं, वो वाकई चंद लोग हैं जिनसे मेरा वाकई बात करने को दिल करता है। तो मुझे पता चल गया कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट लोग कौन है। ये कितनी प्यारी बात है। Who are really important for me। और दूसरा मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैं अपने हाथ से खाना बनाती हूँ। मेरे हाथ का खाना मेरे मियाँ और मेरी बेटी दोनों को बहुत पसंद है, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। तो उनकी फरमाइशें होती हैं, फिर मैं खाना बनाती हूँ, फिर मैं तारीफें सुनती हूँ, फिर घर अच्छी तरह साफ हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। सो एक तौर पे मुझे लगता है कि ये एक अच्छा पीरियड है, लेकिन हम वो फॉर्चुनेट लोग हैं जिनके लिए अच्छा पीरियड हो सकता है। हमारे बहुत लोग हैं जिनके लिए अच्छा वक्त नहीं है, और आइंदा ये हम सब के लिए बुरा होता जाएगा।
मैं अभी भी आपके, अगर कोई भी ये प्रोग्राम सुन रहा है तो मैं सबको कहूंगी कि खुदा के लिए कम से कम 1 और महीना ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में बैठ जाए, किसी तरह। तो लोग बड़े डिप्रेस्ड हैं बिकॉज इकोनॉमी पूरी दुनिया की हिल गई है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा सर्वाइविंग का टाइम है हम सबके लिए, खासकर उनके लिए। सबसे पहले मुझे बताओ, जिंदा बचेंगे तो सरवाइव करेंगे ना। अब देखिए हमारे 4-5 एक्टर्स को कोविड हुआ, एक आईसीयू में पहुंच गई है ना रुबीना आज। रुबीना अभी बेहतर है यार, आईसीयू में है, इससे ज्यादा अभी मुझे नहीं पता है। हम भी ऑल आर प्रेइंग और बार-बार उनको फोन करना उनकी बेटी को ये भी अच्छा नहीं लग रहा। बस आप दुआ करें कि अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो। हाँ, वो तमाम लोग जो देख रहे हैं, प्लीज रुबीना आपा के लिए, वो तमाम लोग जो किसी भी मर्ज की वजह से अभी सफर कर रहे हैं, बहुत ढेरों दुआएं। इस वक्त एक ऐसी पेंडेमिक है कि हमें तो पता ही नहीं है कि कौन कब तक बचा है इससे। ये देखें, हर्ड इम्यूनिटी पे हमारी गवर्नमेंट चल रही है, या जो भी चल रहे हैं, जिनके हाथ में भी ये फैसले लेना है। ये कौन फैसले ले रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चल पड़े। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब बस यही है कि फिर एक गेम है, जो बच गया वो बच गया, जो मर गया वो मर गया। और हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि सब एक दफा ही बीमार हो जाएं, फिर हॉस्पिटल में जगह मिले या ना मिले, आप सड़कों पे मर रहे हैं, आप कॉरिडोर्स में मर रहे हैं, आप गाड़ी में मर रहे हैं इमरजेंसी पहुंचने तक। क्योंकि जब सैचुरेशन जिन लोगों की होती है ऑक्सीजन की, वो तो अक्सर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। और आजकल आप देख रही होंगे आपके फेसबुक पे भी कितने लोगों के डेथ के वो मैसेजेस आ रहे हैं। किसी के चाचा की डेथ होगी, किसी के मामू की डेथ होगी। मतलब अगर इमरान खान ये समझते हैं कि बूढ़े लोगों की जान इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उनसे पूछे जिनके माँ बाप जा रहे हैं और वो भाग भाग के कोशिश कर रहे हैं उनको बेड मिल जाए या प्लाज्मा मिल जाए या इंजेक्शंस मिल जाए। आपको पता है कि हॉस्पिटल में इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं और अब हॉस्पिटल्स चोक हो गए। जब वेंटिलेटर के लिए कोई अपना बेटा बचाने के लिए, कोई अपनी माँ बचाने के लिए टकरे मारेगा तो उसका दुख तो उसी को पता है। आप चाहते हैं कि एकदम हॉस्पिटल में सारे चले जाओ, जो बच जाए जो बच जाए। यूं नहीं होता। हुकूमतों का ये काम है कि आप उनकी सेहत की और उनको उनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे। इस मौके पे आप कह रहे हैं आवाम पे छोड़ दिया, हद होगी, आप खुद करें। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब भी टेलीविजन को आप कोई भी न्यूज लगाएं, कोई भी, तो इस वक्त जब भी कोई हुकूमत आती है, ऑफ कोर्स एक अपोजिशन भी होती है जो हमेशा किसी न किसी एक तार में होती है कि कोई गलत बात मिले और कोई वीक पॉइंट पे बात हो। आप जब भी ओपन करें, हेडलाइंस देखें, तो अपोजिशन के पास कोई ना कोई एक इशू जरूर होता है जो कि एक्चुअली वैलिड भी होता है। तो अब तो समझ ही नहीं आ रहा। और ये इनको वो अपोजिशन मिली है जो बेचारी इस वक्त इतनी मजबूर है कि वो बोलती सिर्फ उन्हीं इश्यूज पे जो सर पे आके पड़ जाते हैं। ठीक है, अभी कोरोना से हम मर रहे हैं, अभी इतना बुरा हाल है। और आप वो चीनी स्कैंडल को 90 से जाके रिसर्च करना शुरू करें। भाई अभी जो महंगी हुई थी जहांगीर तरीन, और जो तुम्हारी कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं, जहांगीर तरीन को लंदन भेज दिया और आज आप उनको जेलों में डालेंगे और उनको कोरोना कराना है। मतलब ये तो लग रहा है कि अपोजिशन को जेलों में डाल के मारना चाहते हैं। बड़ा खतरनाक है। हद हो गई है यार। वी आर लिविंग इन अ जंगल, आई स्वेयर। ये एक मैड, बस मैं और नहीं बोलूंगी। नहीं, आई वांट टू नो। देखिए, एक जो पेंटर है या कोई भी आर्टिस्ट है, वो बड़ा हसास होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो दिल, कोई उम्मीद है पाकिस्तान से? दिल लगता है मजीद इस मुल्क में? और ऑनेस्टली बता दो, उम्मीद नहीं। हाँ, सच में मुझे कोई उम्मीद नहीं है। इस वक्त ईद पे क्या किया? क्योंकि ईद बड़ी अलग थी इस बार। यार ईद पे हमने कुछ भी नहीं किया। ऑब्वियसली क्रैश हुआ था। बस वही घर में सेमियां बना ली, मेरे मियाँ को बहुत पसंद है, वो रात को बैठ के खा ली और बिल्कुल नॉर्मल दिन की तरह। बिल्कुल। तो वो क्रैश के बाद कौन सी ईद यार, कौन सी ईद? मैंने अपने ईद के शोज नहीं किए। मेरा दिल इतना मर सा गया था कि मुझे लगा मुझे कुछ टाइम चाहिए इसको शायद इससे निकलने के लिए। हमारे जर्नलिस्ट, हमारे दोस्त लोग थे उसमें, इंसान थे उसमें। सबसे बड़ी बात तो यही है ना यार। बहुत ही दुख, बहुत ही बुरे, बहुत ही एवरी डे कोई नया तमाशा, एवरी डे कुछ नया। मुझे लगता है खुदा कुछ दिखाना चाहता है हमें, कुछ कोई मैसेज छुपा हुआ है अंदर। मदर नेचर के साथ किया है हम इंसानों ने, तो मदर नेचर ने भी फिर अपना कोर्स तो लेना ही था।
शायद अब हम सीख जाएं, शायद हम सीख जाएं कि वो जहाज और वो बंदूकें और वो तोपें जो इतने सालों से हर मुल्क में पड़ी रहती हैं, कहाँ जंगे होती हैं उस तरह की। इससे बेहतर नहीं है, इससे बेहतर नहीं कि हम साइंस पे, हेल्थ पे, लोगों की एजुकेशन पे खर्च करें। आई होप आफ्टर कोविड दिस वर्ल्ड विल रियलाइज दैट कि जो जहाँ बैठा है उसको वहां बैठा रहने दो, उस पे असर मत डालो, जंगे खत्म करो और इंसानों की हिदायत पे, इंसानों की सेहत पे, उनकी तालीम पे, उनकी खुशियों पे पैसे खर्च करो। मैं तो सोचती हूँ कश्मीर के बारे में, मतलब और ये जहाज जो हर साल आके ऊपर सर्कस करके चले जाते हैं, जहाजों का हमें क्या फायदा है यार। अच्छा, मुझे ना ये जब से कोविड शुरू हुआ, इसी के दौरान आई स्टार्टेड थिंकिंग मोर अबाउट कश्मीर, आई स्टार्टेड थिंकिंग मोर अबाउट सीरिया, और शायद पहले हम शायद उसको उस तरह से महसूस ही नहीं कर पा रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। देखो, मैं कश्मीर इशू के बारे में मेरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो पाकिस्तान और इंडिया का है, क्योंकि देखो आपस की जो बात है, पता नहीं इसके बाद मुझे जूते कितने पड़ने हैं, लेकिन हम कितने इमोशनल है कश्मीर के बारे में, है ना? ठीक है, तो इंडिया की आवाम भी होगी। तो क्या हल है? हाल ये कि बस कश्मीर को इंडिपेंडेंट कर दो, उन्होंने जिसको वीजा देना होगा दे देंगे, जिसको नहीं देना होगा नहीं देंगे यार, उनको उनकी मर्जी दे दो, ना वो पाकिस्तान का हिस्सा बने ना वो इंडिया का हिस्सा बने। सिर्फ हमारी दो मुल्कों की जिद की वजह से उनके साथ क्या हो रहा है यार, उधर तो नॉर्मल जिंदगी नहीं शुरू हो रही, ना इंडिया की आवाम छोड़ेगी ना पाकिस्तान की आवाम छोड़ेगी, दोनों जिद्दी हैं, दोनों गैरतमंद है, दोनों का अपना अपना मसला है। तो भाई उसमें वो जो उनके, उसको इंडिपेंडेंट कर दो, इंडिपेंडेंट स्टेट है, उन्होंने इंडियंस को आने देना वो उनको वीजा देंगे, उन्होंने पाकिस्तानियों को आने देना वो पाकिस्तानियों को वीजा देंगे, बात खत्म करो यार। यू नो ये एक पॉइंट है, क्योंकि हम जब आजकल बात करते हैं आजादी की, तो वो भी तो इंसान है, वो भी तो हक रखते हैं। मतलब बहुत हो गई, कितनी जनरेशंस इसी एक इशू की वजह से जंगें हुई हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जंग की कोई वजह नहीं थी, कोई इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान में जंग करने। पाकिस्तान च है कि जड़ा किसी ने आके इत्थे जंग करनी, पाकिस्तान है कि ये एक पहले कुछ बनो तो सही, इस काबिल के कोई आप पे आके जंग करेगा, मतलब किस बात पे जंग करनी है किसी ने। अच्छा, मुझे लोगों का सवाल है कि इफ़ जी आपको लगता है कि इंडिया ये होने देगा? लोग कमेंट बॉक्स में, लोग इंडिया अगर पढ़े लिखे लोग, हमारी तरह के लोग, वहाँ पे भी लोग हैं, अगर ये आवाज रेस करें कि ना भी हमें चाहिए ना इंडिया को चाहिए, आप इंडिपेंडेंट करें, जिसको वो आने देना चाहते हैं या उसके बाद उनका क्या डिसीजन है वो उन पे छोड़ें। इफ़त बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि शायद बिकॉज यू हैव, जब आप बात करते हैं ना तो एक इम्पैक्ट होता है, यू हैव दैट इम्पैक्ट ऑन पीपल, राइट? कभी दिल किया कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए? कभी नहीं। यू आर समबडी जिसके बारे में कहा जाता है कि शी इज ऑल राउंडर, मतलब एनीथिंग बट नॉट पॉलिटिक्स, मतलब एक्टिविस्ट रह के काम करेंगे लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। पॉलिटिक्स नहीं, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, आई कांट डू इट। अच्छा, चूंकि आप लिखती भी हैं, मैं अक्सर सोचती हूं गलत कहना है, और मैंने अगर गलत को गलत कहना है तो फिर इसके लिए मुझे यहाँ से खड़े होके देखना है, बीच में जाके मैं देख नहीं पाऊंगी और मैं कह भी नहीं पाऊंगी। तो छोटा सा हिस्सा है जो मैं डाल रही हूँ, मैं एक आध प्रोग्राम कर लिया, वो कर लिया, बट आई एम हैप्पी विद दैट। अच्छा, से इट ऑल विद इफ़त उमर, मुझे बहुत मजा आता है देखने में। सोशल मीडिया में एक आपका शो, एक समीना आपा का शो, आई थॉरली एंजॉय दैट। लेकिन वो दोनों आपने देखा कितने डिफरेंट हैं शोज, उनका डिफरेंट है, मेरा आई थिंक हर इंसान ना अपना एक इनपुट डाल रहा होता है शो में, व्हिच मेक्स हर और हिज शो डिफरेंट, नहीं? तो आपने विरसा भी किया, बहुत बहुत प्रोमिनेंट शो है विरसा, जिसको हम कभी भूल ही नहीं सकते। और से इट ऑल निकाल दिया, मुझे पता चला है वो, एंड आई वाज लाइक कि ये कैसे मुमकिन है, बिकॉज़ यू आर द फेस। चैनल है, स्टेट ओन चैनल है, और मैं प्रोग्राम करती हूँ कुपितान के खिलाफ, तो निकालना तो चाहिए। ये पता है क्या, वो जो हम मूवीज में देखते हैं ना, जो मूवीज आती हैं वो उसमें दिखा रहे होते हैं, लगता है कि ये हो रहा है, रियल लाइफ में वही है। इट्स लाइक लोगों की ईगोस इतनी
इतनी होती हैं, बी इट प्राइम मिनिस्टर, बी इट एनीवन, इतनी ईगोज होती हैं। बट मियां साहब के साथ मुझे लगता है कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा मतलब इतने साल मियां किया है। साहब का बेचारे का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो पीटीवी के आगे मजबूर है। मियां साहब बेचारे का कोई कसूर नहीं है, वो मेरी नहीं, उनसे अभी तक उसी तरह एहतराम और प्यार का रिश्ता है। एग्जैक्टली I love him, he is like a एग्जैक्टली father figure for me। ही I love समबडी him। जो उनके अंदर भी बहुत कंटेंट है। जब उनसे बात करो, उन्होंने भी इतने जमाने देखे हुए हैं कि आपको बहुत मजा आता है। आई रियली रिस्पेक्ट हिम। बट उनके साथ आपने 12 साल से ज्यादा शो किया है, विरसा। कौन सा शो है विरसा का? कौन सी एपिसोड ऐसी है जो दिल से करीब है? यार इतने सारे किए हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो वाला जिसमें नसीरुद्दीन शाह आए थे, which was our first ओह यस, वो I saw that। पहला एपिसोड था, तो वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती। और उसके बाद एक दफा वो दोबारा आए थे नसीर साहब, वो भी मुझे नहीं भूला। फिर एक में मुजफ्फर अली साहब आए थे, इमराव जान के जो डायरेक्टर भी हैं, वाओ। तो उनका इंटरव्यू किया था। और फिर बहुत सारे प्रोग्राम है यार, मौसीकी तो वैसे ही, और उस माहौल में हर प्रोग्राम इतना स्पेशल हो जाता है। मैंने वो देखी थी एपिसोड जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब आए। अच्छा, एक तो आपके सामने एक ऐसा लिविंग लेजेंड बैठा हुआ है, तो मतलब उनका वेट काफी ज्यादा है भाई, हर हवाले से। और मैं देख रही थी कि जिस तरीके से आपने वो शो होस्ट किया, मैंने कहा वाओ। मतलब एक होता है ना, जो अंदर से मेरा दिल धक धक कर रहा था। क्या उर्दू। अच्छा, ऐसे लोगों के सामने आप उर्दू में उर्दू ना खराब हो जाए, मेरी उर्दू ना खराब हो जाए। नसीर साहब की तो उर्दू इतनी अच्छी है। अच्छा, उनकी भी उर्दू अच्छी है, मियां यूसुफ सलाउद्दीन की भी अच्छी है। तो आपको ये विरसा में कभी हेल्प किया मियां साहब ने? आपकी उर्दू खुद ही बहुत अच्छी थी। बहुत हेल्प किया। मैं तो पंजाबी एक्सेंट में थी, पंजाबी उर्दू बोल जाती हूँ, फिर वो मुझे कहते हैं ये होता है, ये होता है। बहुत अच्छा शो, एंड वी विल मिस योर प्रेजेंस इन दैट शो, क्योंकि पाकिस्तान की ना उसके अंदर मेरे बगैर विरसा विरसा नहीं रहा। मैंने कहा है, नहीं देखो क्या होता है अभी, अभी तो कॉलेज हुआ है। यू नो, एक तो हवेली मियां साहब के बगैर मुमकिन नहीं है, मतलब उनकी प्रेजेंस है, ठीक है। और फिर वो जो हमारा शो है विरसा, उसके अंदर पाकिस्तान की सकाफत, वो जो उसमें म्यूजिक है, इट कनेक्ट्स यू, बहुत मजा आता है। अच्छा, सेड इंडिया से इतने फैंस हैं, मेरी इतनी दोस्तियां हुई हैं। अभी हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त राजीव अग्रवाल साहब, वो आए थे, उनके लिए हमने एक शो किया था, और उनसे इतनी दोस्ती हो गई कि आना, मतलब वो फिर हम लोग इकट्ठे हुए श्रीलंका में एक दफा, वहां पे एक म्यूजिकल इवनिंग हुई। अभी ये कोविड जैसे लॉकडाउन हुआ ना, मैं February 27 को आई वाज इन श्रीलंका, और वहाँ पे म्यूजिकल इवनिंग थी विद ऑल इंडियन फ्रेंड्स, और हम लोग यहाँ से गए हुए थोड़े पाकिस्तानी सिंगर्स और वो, एंड इट वाज नॉट फॉर मनी और एनीथिंग, वो बस ये गेट टुगेदर था। इतना मजा आया यार, हमने इतना एंजॉय किया, और जैसे वापस आए लॉकडाउन हो गया, बस दुनिया खत्म। अच्छा, से इट ऑल विद इफ़त उमर के सारे एपिसोड्स, मुझे अभी मैंने रिसेंटली सवेरा नदीम का देखा, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ सवेरा आपको हर जगह नजर नहीं आती। शी डजंट शो अप इन एवरी शो, ठीक है। लेकिन आपको, हाँ, तो आपके लिए कौन सा शो बहुत खास था इन सारे शोज में अब तक, जो मैंने बहुत एंजॉय किया हो, जो बहुत नदीम बेग का इंटरव्यू बहुत एंजॉय किया था। नदीम बेग का बहुत अच्छा है यार, मैंने सारे देखो, ये कहना नहीं चाहिए, हर एक का बहुत अच्छा है। मैं किसी का नाम भी भूल जाऊं, ये बिल्कुल वैसा होता है कि यार एक माँ से पूछ रहे होते हैं कि भाई कौन से बच्चे से प्यार है, लेकिन फिर भी एक से लाडियां ज्यादा होती है। नहीं, बिल्कुल वाला इंटरव्यू makes a lot of sense and I can relate to it. Being a woman, I can relate to what she was saying and trying to say. And being a script writer, because मुझे अपने स्क्रिप्ट के पाकिस्तानी स्क्रिप्ट से बहुत इख्तिलाफात हैं, and Beegul agrees with me. उसको भी यही लगता है, तो हमारी जो बातचीत थी ना, वो बड़े कॉमन ग्राउंड पे हुई थी, so I really enjoyed it. अच्छा, इसी चीज से, बिकॉज जहां हम बात करें ना सोशल मीडिया की, तो पिछले 1-2 सालों में शायद बहुत ज्यादा एक क्योस मच गया है। हर चीज डिस्कस होती है ओपनली। लोग बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं कि नहीं भी कहनी होती, लेकिन कह गुजरते हैं। ड्रामास के लिए, अगर हम ड्रामास की बात करें, कुछ क्रिटिक्स हैं जो अपनी एक राय रखते हैं कि अब शायद वो कंटेंट नहीं है जो होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये कहना सही है ड्रामास के हवाले से? सही है, बहुत बुरे स्क्रिप्ट्स होते हैं, नॉट ऑल but mostly. अभी रिसेंटली कौन सा ऐसा ड्रामा है जो देखने में एज अ व्यूअर बहुत एंजॉय किया हो इफ़त ने? अभी सबा का एक प्ले चल रहा है, गलती, जो सबा ने गलती, हाँ, गलती मुझे अच्छा लग रहा है।
थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। Have you watched? अलिफ मैंने नहीं देखा, बट आई हैव हर्ड इट्स अ गुड प्ले, मैं जरूर देखूंगी। लेकिन बात ये है बेटा कि I love the way you call it बेटा। हो रहा है, इतना बेहतरीन काम दुनिया में हो रहा है हाँ। कि जितना मेरे पास टाइम है ना, तो मैं बेहतरीन चीज देखना चाहूंगी। मैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी ड्रामा है तो मैं अपना टाइम नहीं जाया कर सकती। मेरी कोशिश होती है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो रहा है मैं वो देखूं, तो मैं वो देखती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। इफ़त क्या देखती हैं? यार अभी मैंने प्राइम पे एक सीरीज देखी है जो कि भारत की बनी हुई है, पाताल लोक। ओह यार, I enjoyed it so much। फिर एक मिर्जापुर थी। यूरोपियन इतना जबरदस्त काम हो रहा है, फ्रेंच इतना जबरदस्त काम हो रहा है कि अच्छा काम देखते देखते यहाँ की बारी नहीं आती। अगर मैं पूछूं कि उमर के बारे में कुछ कहना हो, कोई बात कहनी हो जो शायद उमर बाद में सुन रहे हो, तो वो क्या बात होगी? मैं कहूंगी कि मैं दुनिया की वो खुशकिस्मत तरीन औरत जो अपने मुंह से ये दुआ मांगती है कि अल्लाह करे मेरी बेटी को मेरे मियाँ जैसा मियाँ मिले। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। कौन सी ऐसी चीजें जो रहती है और इफ़त ने करनी है? जो अभी मैंने करनी है यार पता नहीं, मैंने सोचा नहीं है। मेरा जो दिल करता है मैं कर देती हूँ। अब देखो थोड़े दिनों में क्या दिल करता है। Do you want to produce something? यार I'm thinking of a web series and a short film। अभी Wow. mine is writing a short film for a festival। हम दोनों ने डिस्कस करके एक आइडिया सोचा। It's a 10-minute dialogue between a husband and a wife। कोई आपने डायरेक्टर्स के साथ काम किया? नदीम बेग के साथ? Have you worked with Nadeem Beg? You did recently, right? ये मेरा डायरेक्टर बनने से पहले का फ्रेंड है। We have been friends since he was in NTM। अच्छा। हाँ। और मैंने और नदीम ने इकट्ठे एक ऑफिस में बहुत देर काम भी किया हुआ है। I was there as a freelance director and a host, और वो वहाँ पे प्रोडक्शंस कर रहा था। जब मैंने नहीं, वो राशिद ख्वाजा के हम साथ काम कर रहे थे। When I was producing, जब मैं प्रोग्राम डायरेक्ट किया करती, तो मैंने कुछ शोज और ये चीजें डायरेक्ट की थी, तो हम दोनों ने इकट्ठे काम भी किया था। फिर उसके बाद उसने डायरेक्शन शुरू की, प्लेस किया, and he went to कराची। So I know him since then। So he is a very very close friend, very close friend। And अभी रिसेंटली आपने उनकी फिल्म में काम किया। आई थिंक ये पहली मूवी है आपकी, बिकॉज़ इससे पहले आपने टेली फिल्म्स किए हैं। हाँ, मैंने नदीम के साथ जब उसने पहला अपना डायरेक्टोरियल जो किया था प्रोजेक्ट आप जैसा कोई, वो उसने लाहौर में किया था। So I was the main lead in that। मतलब इतनी दोस्ती है हमारी। तो जब वो कराची चला गया, फिर ऑब्वियसली फिर आपके और मसले मसाइल और भूल जाते हैं, यू ग्रो अपार्ट। लेकिन फिर मैंने कराची जब दोबारा बहुत जाना शुरू किया, तो फिर अगेन वी केम क्लोजर। अब तो इतनी दोस्ती है कि यार नदीम मैंने बस अगला तेरा प्ले करना है, मैंने करना है, तो वो लेगा मुझे। सो अब वो वाली दोस्ती। तो अभी आपने रिसेंटली उनके साथ फिल्म की है ना? हाँ, क्योंकि मुझे फिल्म में काम करने का बहुत शौक था। मैंने कहा नदीम मैंने करनी है। तो वो हाउ इज योर कैरेक्टर एंड क्या उम्मीद क्या, बिकॉज़ पहली फिल्म है आपकी। मेरा कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं है, इट्स माय जस्ट डेब्यू। मैं उसमें हमायूं के लव इंटरेस्ट की माँ का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि हम बहुत खुश थे जब कास्टिंग हुई थी। लेकिन मैंने कहा आई डोंट गिव अ डैम, मैंने एक फिल्म करनी है और मैंने तेरी फिल्म करनी है, तो मैंने कर ली वो। उसके बाद जिसने ये फिल्म लिखी हुई थी, उन्होंने एक तमाशा ही आसमान पे उठा दिया, पागल ही हो गए वो। अब शुक्र है कोविड आया, सब कुछ ही खत्म हो गया, अब एक न्यू स्टार्ट अब शुरू होगा मेरे। आई थिंक नदीम साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ही इज अ ग्रेट, मतलब ही इज द बेस्ट राइटर्स वी हैव। उनके जो डायलॉग्स होते हैं वो क्या डायलॉग्स होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहीं पे भी जो कंट्रोवर्सी में हम जो आ जाते हैं ना, इफ़त अगर आपको याद हो, ये सब कुछ कोविड से पहले हो रहा था, एक क्योस मचा हुआ था, और एकदम से अब एक अमन है। शुक्र अमन है। अब सिंधिया रिची निकल आई है, कहाँ से अमन है? नहीं, मतलब उस हवाले से। हाँ, उस हवाले से अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। और मेरे ख्याल से हम भी इस बारे में ज्यादा बात ना ही करें, कहीं अस्ताहबाब ना आ जाए दोबारा। आप सही कह रहे हैं, ब्लॉगर्स कुछ लिखना शुरू कर दे। You're right। देखा कितना हमें सोचना पड़ता है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे किसी के दिल आजाद। राइटर जिसका मुझे, मेरी जो फेवरेट राइटर्स हैं जो लोग हैं, उसमें एक बीगल है, एक फाइज़ा इफ्तिखार। हाँ, इन दोनों का कोई भी स्क्रिप्ट हो तो मैं आंखें बंद करके वो कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ इफ़त काम करना चाहती है? एक्टर मेल
यार मेरे आजकल के सारे जो बच्चे हैं, दे आर सच अमेजिंग एक्टर, लेकिन मेरे लिए ऑन स्क्रीन जो हमेशा प्लेजर रहा है काम करना जिसके साथ है, वो नुमान एजाज है। मेरे ख्याल से उससे बेहतरीन एक्टर अभी हमारी इंडस्ट्री में कोई नहीं भाई। उसको इतनी मैं कहती हूँ, नोमी तेरी इतनी सी आंखें टिड्डी टिड्डी, ये कैसे पागल कर देती हैं यार। आई रिमेम्बर मेरा पहला प्ले था उसके साथ, टूटू, दैट वाज माय फर्स्ट प्ले वैसी जिंदगी का। और एक सीन में उसने मैंने उसकी आंखों में देखना था, मैं छोटी सी, मुझसे बोला ही ना जाए, और वो यूं करके अपनी आंखों से यूं देखे, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, मेरे डायलॉग भूल जाया करे। फिर उससे इफ़त मेरे कान की तरफ देख के बोली। मुझे एक चीज बड़ी कभी कभी फ्रस्ट्रेट करती है एज एन आर्टिस्ट कि ये क्या बात है कि लाहौर में सिर्फ न्यूज चैनल है और प्रोडक्शन ना होने के बराबर है, और कराची में सारा काम है। कभी आपको ये चीज ने किल किया? कभी? यार ये मुझे तो समझ नहीं आई किस तरह पंजाब को किल कर दिया गया, यहाँ से सारा कुछ खत्म हो गया। अब एक्टिंग अगर करनी है ना तो गो टू कराची। बड़ा कुछ अब बदलेगा। अब देखो, अब लोग छोटी प्रोडक्शंस पे आ जाएंगे, अब लोग वेब स्टोरीज की तरफ आएंगे। अब ये कितनी देर सरवाइव करेगा? यूं तो नहीं होगा। तो चलो हम लाहौर वाले अपना कुछ करते हैं, फिक्र ना करते करना चाहिए। अच्छा, इफ़त ने इतना टाइम काम करने के बाद इस इंडस्ट्री से इन पर्टिकुलर क्या सीखा है? मैंने इस इंडस्ट्री से ये पर्टिकुलरली सीखा है कि देयर इज नो फ्रेंडशिप इन वर्क, वर्क इज वर्क, एंड राइटफुली सो। मैं किसी को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ या कुछ ताना नहीं मार रही हूँ, बट दैट्स द वे इट इज एंड दैट्स द वे इट शुड बी फॉर एवरीवन। वर्क इज वर्क, बी प्रोफेशनल, कट थ्रू, नो दोस्ती, नो दोस्ती, नो दोस्त। देखो, काम में कोई दोस्ती, काम में कोई लिहाज हो सकता है पर दोस्ती। Who helped you a lot in this industry? किसी ने कभी मेंटोर किया हो, बहुत हेल्प किया हो? कोई है? मुझे हेल्प की ऐसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। I was always given a chance in a plate. मुझे हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों की हेल्प की है, लेकिन मुझे हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। It's not that कि किसी ने मेरी की नहीं, मैंने ना कभी मांगी, ना मुझे जरूरत। What gives you instant happiness? हाय, बड़ी गंदी सी बात है, लेकिन शॉपिंग जो आजकल नहीं हो सकती, मतलब लिमिटेड नहीं, अब तो और नहीं हो सकती है, चेंज हो जाएंगे। आई गेस अब सबकी हो भी जानी चाहिए, अब प्रायोरिटीज ही चेंज हो जाएंगी। तो कोविड के बाद इफ़त क्या करने वाली है? क्या वो दोबारा से इसी रूटीन को अपनाएंगी? यार मुझे नहीं पता अब दुनिया किस रुख बैठती है, पता नहीं इतने पैसे भी होने हैं अब के नहीं होने हैं, क्या होना है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लेट्स सी अब होता क्या। कोई ऐसा एक्टर जिनके साथ काम किया हो जो बहुत मुश्किल हो, डीलिंग करना उनको बड़ा मुश्किल हो, बड़ा मुश्किल एक्टर हो लेकिन कमाल एक्टर, बिहेवियर मुश्किल हो लेकिन एक्टर कमाल, होते हैं ना ऐसे लोग? नहीं, मुझे नहीं पता एक्टर कमाल या नहीं, हालांकि ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन अली खान के साथ मेरी सेट में हमेशा लड़ाई हो जाती है समहाउ, इसलिए मुझे बाकी में ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उनकी बुराई कर रही हूँ या कुछ कह रही हूँ, लेकिन हाँ उनके साथ समहाउ मेरी नहीं बनती, हमारी लड़ाई हो जाती है। ऐसा होता है, it happens, पता नहीं क्यों। आपकी इंटेंशंस नहीं होती कि लड़ाई करनी है, बट वो कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों से आपका मिजाज नहीं मिलता ना, तो शायद नहीं मिलता। हालांकि वैसे हम बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, we sit and we talk, लेकिन सेटों पे हमारी लड़ाई हो जाती है। I think we both avoid working with each other now. Although आप दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, अली के पास अपना एक बड़ा बॉलीवुड हॉलीवुड का एक एक्सपीरियंस है और आपके पास अपना एक वेट है। नो लेकिन नहीं, somehow वही एक एक्सपीरियंस है, वरना मेरी सबसे दोस्ती है। I have good relationship with everyone. अच्छा, करंट अफेयर के शोज बहुत डिफरेंट चैनल्स पे आते हैं, वो कौन सा ऐसा शो है या कौन सा ऐसा इनफैक्ट एंकर है करंट अफेयर का जिसको इफ़त सुनती है? मैं सुनती हूँ जी खानजादा को, मैं सुनती हूँ आसमा शिराजी को, मैं सुनती हूँ नजम सेठी को, मैं सुनती हूँ तल्लत हुसैन को, मैं सुनती हूँ मतीउल्लाह जान को। मैं ट्विटर पे मेरे 2 घंटे तो ट्विटर पे ही रहते हैं, बिकॉज मैंने हर एक को पढ़ना होता है, ये करना होता है, ये हो गए। और मैं किसको सुनती हूँ? मैं उसको वो जो है मंसूर को सुनती हूँ। कभी कभी मैं उसको भी सुन लेती हूँ, ज्यादा नहीं मैं सुनती, वो जो शाहिद के बेटे हैं, मुझे उनका नाम भूल जाता है, कामरान। बहुत ज्यादा नहीं, पर समटाइम्स मैं उनको भी सुन लेती हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि शाहजेब, नजम सेठी, मतीउल्लाह जान, आसमा शिराजी और तल्लत, इनको मैं मिस नहीं करती। ये मेरी रात की रूटीन होती है, जब मेरा मियाँ भी सो जाता है, मेरी बेटी भी अपने कमरे में चली जाती है, फिर 3-4 घंटे मुझे अपने लिए चाहिए होते हैं।
उसमें ये मैं सारे शोज देखती हूँ, और फिर मैं नुसरत जावेद साहब का कॉलम पढ़ती हूँ कि नुसरत जावेद को मैं बहुत मिस करती हूँ, अब मैं उनको इतना मिस करती हूँ। फिर ट्विटर पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा, मतलब मेरे लाइक माइंडेड बहुत लोग हैं, मैं मसरूफ रहती हूँ, और खुदा की कसम मैं इनको कहती हूँ ये सब मेरे टीचर्स हैं, मैंने इनसे इतना कुछ सीखा है कि जिसकी कोई हद नहीं। इस वक्त किताबें पढ़ती हैं या नॉवेल? अब नहीं मुझसे पढ़ा जाता बेटा, पहले मैं बहुत पढ़ती थी, अब पेशेंस नहीं रही, अब इंस्टेंट चीजों की आदत हो गई है कि आपको आर्टिकल पढ़ लिया, एक वीडियो देख लिया, कोई रिसर्च, मतलब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर होता है, यूट्यूब पे जाओ, एक वीडियो आपके सामने आ जाती है, इवन के ऑडियो बुक्स आ जाती है अब सब कुछ। तो जब आप पढ़ती थी तो किसको पढ़ती थी? यार मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मेरी माँ बहुत किताबें पढ़ती थी, तो मेरा जो स्टार्ट हुआ था लोगों का मिल्स एंड बोन्स से होता है, तो अम्मी ने मेरा स्टार्ट बाबरा कार्टलैंड से कराया था, तो मैंने बहुत बचपन में बाबरा कार्टलैंड पढ़ी, फिर मेरी अम्मी ने मुझे टॉल्स्टॉय पे लगा दिया, मैंने एना कैरेनिना, वॉर एंड पीस पढ़ी, और वॉर एंड पीस मेरी जिंदगी की वो किताब थी कि जब तक वो खत्म नहीं हुई मुझे लगता था कि कोई दिमाग में मेरे दौड़े मार, मुझसे नाम नहीं याद होते थे, लेकिन अम्मी का हुक्म था कि ये पूरी खत्म करनी, वो मतलब वहाँ से फिर छुप छुप के अम्मी के वो हैरोल्ड रॉबिन्स और फलाना और इस तरह के वो निकाल के वो पढ़ लिए, सिडनी शेल्डन तक पहुँच गए, वहाँ से ले लेके रोहिंटन मिस्त्री, गार्सिया, वो सब पढ़ के फिर उर्दू में कुरतुल हैन को पढ़ा, और सारा कुछ पढ़ा, एंड में फिर मैं आ गई रिचर्ड डॉकिंस पे आ गई, क्रिस्टोफर हिचन्स पे आ गई, लेकिन किताब नहीं पढ़ी जाती, अब यूवल पे आ गई, ये सारी पढ़ ली सारी किताबें, लेकिन जैसे पहले मैं पढ़ा करती थी वो नहीं। मेरा मियाँ बहुत पढ़ता है, मेरा मियाँ तो रोजाना बकायदा कुछ आवर्स उसने रखे हुए, ये सारी किताबें उसी की पढ़ी हुई हैं, आवर्स में बैठ के वो किताबें पढ़ता है, ये कितनी अच्छी बात है। वो किताबें पढ़ते हैं तो मैं लेक्चर सुन लेती हूँ, तो एक ही बात हो गई मेरा जो फेवरेट राइटर होता है उसके लेक्चर सुन लेती हूँ। अगर कोई हमें देख रहा है और वो जानना चाहता है कि अच्छा होस्ट बनने के लिए 3 चीजें कौन सी चाहिए? अबूर, जिस बात पे आप बात कर रहे हो उस बात पे आपको खुद भी अबूर होना चाहिए। एक और बात जो कि लोग मुझे बहुत कहते हैं, जो मुझे अब समझ आई है, जो कि मेरे में एक बुरी आदत थी कि मैं अपना ओपिनियन बहुत देती थी इंटरव्यू लेते हुए, तो अपना ओपिनियन आपने नहीं देना होता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चुप रहूं और अगले को बोलने दूं, तो ये मैंने अपनी गलती से सीखा है, तो अगर कोई सुन रहा है तो वो ये गलती करने से पहले सीख ले कि जरा चुप रहा कर इंटरव्यू बोलते हुए, मेरे से तो चुप रहा नहीं जाता, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। और तीसरी चीज, आपको अपनी जुबान पे अबूर होना चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट पे अबूर होना चाहिए। आप हमेशा से फैशन आइकॉन रही हैं, Who do you think आजकल की जनरेशन में से वो कौन है जो है फैशन आइकॉन? नौशीन शाह, किरण मलिक अलग नजर आती है, मतलब यस, मीशा भी बिल्कुल, वाओ। आई हैव टू रैप अप द शो, लेकिन मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, जब मैं आपसे कनेक्ट करी थी तो मुझे लगा कि बहुत स्टारडम होगा इफ़त के अंदर, तो स्टारडम कैसे नहीं है आपके अंदर, इतनी हम्बल डाउन टू अर्थ कैसे हैं आप? मैं ऐसी हूँ। स्टारडम का क्या मतलब होता है? मैं किसी पे एहसान कर रही हूँ मशहूर होके, ये क्या बात है? बहुत, it means a lot। तो मेरे शो की रिवायत है कि हम कहते हैं जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद, तो 3, 2, 1 पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा रेडियो समा FM।